विजया भारती। सेहतनामा। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति नागनूर मेहता। आपसे हम बातचीत करेंगे संधिवात से जुड़ी बीमारियां और उपचार। डॉक्टर प्रीति नागनूर मेहता का हम विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार डॉक्टर, हमें बताइए कि ये जो टर्म है रूमेटोलॉजी या रूमेटोलॉजिस्ट, ये क्या है और रूमेटोलॉजिस्ट की भूमिका क्या होती है, रोल क्या होता है? ममता जी, मुझे नहीं लगता कि लोगों को रूमेटोलॉजिस्ट शब्द के बारे में कुछ मालूम है जी। तो बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। रूमेटोलॉजिस्ट मतलब संधिवात तज्ञ। जैसे एमबीबीएस करते हैं, फिर एमडी मेडिसिन करते हैं, और जैसे न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन के स्पेशलिस्ट होते हैं जी। फिर कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं जी। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी तरह जॉइंट, बोन्स, मसल्स, स्नायु, इनके जो तज्ञ होते हैं उनको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं जी। तो एमडी मेडिसिन के बाद 3 साल का स्पेशल कोर्स होता है जिसमें इसके बारे में पढ़ाई होती है। तो ये प्रकार के तज्ञ खाली अलग अलग प्रकार के गठिया रोग का ही उपचार करते हैं। जी जी। तो आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी कि रूमेटोलॉजिस्ट की क्या भूमिका होती है। और एक चीज, काफी बार लोग संभ्रम में होते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स और रूमेटोलॉजिस्ट में क्या फर्क है। तो ऑर्थोपेडिक्स सर्जन होते हैं, जब भी फ्रैक्चर होता है, हड्डियां टूटती है या फिर कोई जॉइंट को बदलना होती है, सर्जरी करनी होती है, तभी ऑर्थोपेडिक का रोल होता है। और जब भी संधिवात या गठिया रोग की मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब दवाई, इंजेक्शंस, इसके माध्यम में उपचार की जाती है, तभी रूमेटोलॉजिस्ट का रोल होता है। जी। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। आपकी ही बातों से हमारे जहन में ये सवाल आया कि असल में आम वात या गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको लोग अक्सर आमवात के नाम से जानते हैं, ये बीमारी जो होती है वो महिलाओं में ज्यादा होती है और 20 से 40 साल की उम्र में ही ये ज्यादा देखी जाती है। लोगों को ऐसे लगता है मैं 20 साल की हूँ, 22 साल की हूँ तो मुझे ये जल्दी हो गया, ऐसा नहीं है। ये बूढ़ेपन की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। ये इनफैक्ट कम उम्र के महिलाओं में ही ज्यादा पाई जाती है। और इसके लक्षण ये होते हैं कि जनरली जो हाथों के छोटे छोटे जोड़ होते हैं, उंगलियों के जोड़ होते हैं, पैरों के जोड़ होते हैं, फिर कंधा, एल्बोज, कलाई के जोड़ होते हैं, घुटने होते हैं, इसमें सूजन आती है। सूजन होके वो जोड़ लाल हो जाता है, काफी बार हाथों को वो जोड़ गर्म लगता है और जैसे ही सुबह उठते हैं पेशेंट उठ ही नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा अकड़न सी होती है सांधे में। और महिलाएं अक्सर बोलती कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं बच्चों के टिफिन ही बना नहीं पाती हूँ, मैं आटा गूंद नहीं पाती हूँ या ब्रश भी नहीं कर पाती हूँ, हाथों में ब्रश भी नहीं पकड़ पाती हूँ। इतनी ज्यादा दिक्कत होती है ये बीमारी में। और जोड़ों के अलावा बाकी भी कुछ अवयवों पे उसका असर होता है, जैसे चमड़ी में, स्किन पे दाने आते हैं या गांठे जैसे आते हैं। फिर फुफ्फुसों पे, लंग्स पे भी उसका परिणाम हो सकता है, जैसे कि काफी दिन तक खांसी आना, सूखी खांसी आना, दम आना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। और काफी सारी लक्षण है, बट ये सबसे साधारण लक्षणें या कॉमन लक्षणें इसकी ये होती है। जी। अक्सर ही सुबह उठें और आपको अलग सा महसूस हो, जकड़न महसूस हो और आप दर्द महसूस करें तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास फौरन जाएं और इलाज करें, और इसका इलाज भी मुमकिन है। जी बिल्कुल, इसका इलाज जितना जल्दी आप इसको लक्षणों को पहचाने और जितने जल्दी आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट चालू करें, उतना जल्दी या पूरी तरह से
उसकी रिकवरी हो सकती है। जितना आप देर से जाए तो उतना जोड़ों में अंदर से खराबी होने लगती है, और फिर वो खराबी के वजह से, जिसको हम बोलते हैं उंगलियां टेढ़े मेढ़े हो जाना, डिफॉर्मिटीज या जॉइंट्स खराब हो जाना। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि उंगलियां टेढ़ी हो गई है या बेंड हो गई है, मुड़ गई है, या फिर घुटने बेंड हो गए हैं कुछ लोगों में। ये स्टेज पे जब भी चले जाते हैं तो दवाई से वो पूरी तरह से नॉर्मल होना, पहले जैसे होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी बहुत सिंपल सी गोलियां अवेलेबल है जो ज्यादा महंगी भी नहीं है, साधारण लोग उसको खरीद के ले सकते हैं। उसके अलावा अगर साधारण गोलियों से फर्क नहीं पड़े तो फिर आगे काफी प्रकार के इंजेक्शंस भी अवेलेबल है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि काफी लोगों को इन दवाइयों से डर लगता है। उनको ऐसा समझ में रहता है या लोगों से पता चलता है कि ये एलोपैथिक दवाई हम अगर करें तो, क्योंकि आपको पता है कि गठिया रोग की जो दवाइयाँ है, इसका उपचार है, वो लंबे समय लेना पड़ता है। तो लोगों को ऐसा एक मन में डर रहता है कि ये दवाई अगर हम ले तो हमारी किडनी या लिवर पे उल्टा असर हो जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि इसमें से जो भी दवाइयाँ हम यूज करते हैं वो बिल्कुल भी ट्रायल एंड एरर, या जिसे हम बोलते हैं कि चलो लेके देखे, ऐसे प्रकार की दवाइयाँ नहीं है। ये काफी सालों से, 50 सालों से ये दवाइयाँ इलाज में है, और एकदम बराबर से वो प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाइयाँ चलती है, जो बहुत ही स्टैंडर्डाइज दवाइयाँ है। और उनकी जो डोसेस भी है, फॉर एग्जांपल मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम हो या 20 मिलीग्राम हो, जो भी हो, वो प्रॉपर पहले एक्सपेरिमेंट करके उसको लोगों में उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी, तो ये बड़ी अहम बात आपने बताई कि अगर ये तकलीफ है तो घबराएं नहीं, और दवाओं के लंबी अवधि से भी परेशान ना हो, डॉक्टर की शरण में जाएं और अपना इलाज करें। फिलहाल हम ये करते हैं कि एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, आपकी पसंद का गाना। तो मुझे पसंद है ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। चलिए सुनते हैं यही गाना आपकी पसंद का। दीवाना
भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। तो इस समय हम बात कर रहे हैं गठिया संधिवात, और इसी के अंतर्गत एक और बीमारी है जिसके बारे में लोगों की सजगता भी कम है, लोगों को जानकारी भी नहीं है, और वो एक शब्द है, टर्म है शॉग्रेन्स। इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज है, कौन सी बीमारी है, क्या खून की खराबी से होता है, आम धारणा जो है, इसके लक्षण क्या है, ये भी बताइए हमें। शोग्रेन सिंड्रोम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह इतनी साधारण नहीं देखी जाती है, वो थोड़ी रेयर बीमारी है, कम लोगों में देखी जाती है। शोग्रेन सिंड्रोम में ज्यादातर लोगों को जो लक्षण पाया जाता है वो है कि आंख में या मुंह में काफी ड्राइनेस, जैसे सूखापन लगने लगता है, इतना ज्यादा सूखापन कि वो जो पेशेंट होता है वो कोई भी सूखी चीजें रहती है, रोटी रहती है, बिना कोई लिक्विड, मतलब जैसे खाना मुश्किल हो जाता है, निगलना मुश्किल हो जाता है, ब्रेड है या फिर टोस्ट है, वो सब पानी के साथ उनको निगलना पड़ता है। इतना जब भी ड्राइनेस होता है तो वो साधारण लक्षण नहीं है, और ड्राइनेस भी इतनी होती है कि आंख की जो कॉर्नर्स होती है वहां पे बहुत ज्यादा लालपन होता है, आंख के नीचे वाले जो हिस्सों में लालपन होता है, कभी कभी उनको आंखों में अल्सर भी होने लगता है। तो जब तक अल्सर होता है बहुत आगे की स्टेज हो जाती है। सो इनिशियल स्टेजेस में ही अगर ये सूखापन पकड़ में आ जाए तो फिर ये बीमारी का निदान हो सकता है। इसकी शुरुआत की लक्षण ये भी हो सकती है कि आपका गालों का जो हिस्सा होता है वहां पे एक ग्रंथि होती है जो आपके मुंह में सलाइवा बनाती है, उसको पैराटाइड ग्लैंड बोलते हैं जी। तो जल्दी के लक्षण में कुछ लोगों में वहां पे सूजन आने लगती है, और जस्ट वायरल इन्फेक्शन है या मम्स है करके उसको कुछ दवाइयां देके छोड़ दिया जाता है। जब भी वो बार बार आने लगे तभी वो शोग्रेन की शुरुआत की लक्षण हो सकती है। इसके अलावा इस बीमारी में जॉइंट्स में भी सूजन और दर्द आ सकता है, पैरों में काफी देर खड़े होने पे लाल प्रकार के छोटे छोटे दाने आने लगते हैं। इसके अलावा ये बीमारी किडनी और फेफड़ों पे भी असर कर सकती है। खून की खराबी तो नहीं बोलूंगी जो आम धारणा होती है, लेकिन हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इसकी खराबी के कारण ये बीमारी होती है। तो इसे ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं। ऑटो इम्यून मतलब खुद का ही शरीर खुद के ही शरीर के खिलाफ कुछ प्रकार की ऐसी चीजें बनाता है जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं जी। और ये खुद का ही बॉडी खुद के ही बॉडी के खिलाफ बना रहा है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है, इसीलिए इसको ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं जी। मतलब अपने शत्रु वो खुद तैयार करता है, जैसे अपनी इम्यून सिस्टम या अपनी रोग प्रतिकार शक्ति बनी हुई है बाहर के बैक्टीरिया कीटाणु उनके खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन कुछ बिगाड़ के कारण वो खुद के खिलाफ काम करने लगती है जी। तमाम बीमारियों से ग्रसित लोगों को सुकून मिलता है गीत संगीत की छांव में आकर, और जरूरी है कि हम इस कार्यक्रम में बीच बीच में गाने सुनवाएं। तो बताइए अगला गाना आपकी पसंद का कौन सा सुनवाएं? रात का समा झूमे चंद्रमा। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा, रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा।
और अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रीति नागनूर मेहता को, जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं और रूमेटोलॉजी से संबंधित तमाम बीमारियों की चर्चा हो रही है। तो गाने से पहले हम शॉगरेन्स के बारे में बात कर रहे थे। क्या इसका इलाज मुमकिन है कि ये एक लाइलाज बीमारी है? नहीं, बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये बीमारी में ये होती है कि आँख में और मुंह में जो पानी बनाने वाले, या आँख में आंसू और मुंह में जो लाड़ बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, वो बनाने वाली जो पेशियां होती है उस पे ये असर करती है बीमारी। तो अगर हम उसका इलाज सही टाइम पे नहीं करें तो धीरे धीरे ये पेशी खत्म हो जाती है। और जब ये पेशी खत्म हो जाए तो मुंह में लाड़ या आंख में आंसू बिल्कुल आना बंद हो जाता है। तो ये स्टेज तक नहीं रुकना चाहिए। जब ये अर्ली स्टेजेस में जल्दी ये बीमारी पकड़ में आ जाए तो काफी प्रकार की गोलियां होती है जिससे इसको बिल्कुल कंट्रोल में किया जा सकता है और ये पेशी में आने वाली जो सूजन होती है वो खत्म हो जाए तो फिर पेशी खत्म होना बंद हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि ये पता कैसे चले कि इस तरह की बीमारी हुई, शॉगरेन्स नाम की बीमारी हुई? डॉक्टर तो बताएंगे, इसकी जांच की पद्धति क्या है? जी बिल्कुल, सिंपल सी जांच का तरीका है। अगर आंख के डॉक्टर के पास चले गए ड्राइनेस के वजह से, आंख में सूखापन के वजह से, तो वो एक सिंपल से पेपर के जरिए आंख में आंसू नॉर्मल है कि नहीं वो चेकिंग करते हैं। तो उसके जरिए आंख में ड्राइनेस है कि नहीं पता चल जाती है। और मुंह में ड्राइनेस के लिए तो सिंपल सी डॉक्टर जब भी चेकिंग करेंगे मुंह में तो उनको पता चल जाता है कि लाल कम बन रही है। इसके अलावा जब ये प्रथम लक्षण पता चल जाए तो आगे कुछ ब्लड टेस्ट होती है जिसके जरिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी रो एंटीला एंटीबॉडीज या एंटीबॉडीज की चेकिंग करके फिर आगे इसका डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है। तो क्या ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है या पुरुष महिला सब में होती है? होती तो दोनों में है, लेकिन ज्यादा साधारण से ये महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है। तो इसकी कोई वजह भी खोजी गई कि किस वजह से ये बीमारी उपजती है, उत्पन्न होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, इम्यून सिस्टम के बिगाड़ से ये बीमारी होती है। काफी खोजों में ये पाया गया है कि कुछ प्रकार के वायरसेस का इन्फेक्शन की वजह से बीमारी की शुरुआत होती है, बट कुछ भी ऐसा उसमें कंफर्म या कंक्लूसिव नहीं है। इम्यून सिस्टम की जो बिगाड़ होती है वो क्यों कुछ लोगों में होती है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी ठोस पता नहीं चला है। लेकिन ये इम्यून सिस्टम की बिगाड़ से होती है और हमारी इम्यून सिस्टम जो हम खाते हैं, जैसा हमारा लाइफस्टाइल होता है, उस प्रकार से हमारी इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिकार शक्ति बनती है। आजकल के लाइफस्टाइल में लोग बराबर से हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, जी। काफी जंक फूड खा रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा कम होती जा रही है, जी। रेगुलर एक्सरसाइज, चलना फिरना नहीं हो रहा है। सो मुझे ऐसे लगता है इसके वजह से अभी ये ऑटो इम्यून बीमारी हम ज्यादा पा रहे हैं पहले के जमाने से ज्यादा। जी, तो अगर ये बीमारी हो जाती है किसी को तो फिर एहतियात क्या बरतना चाहिए? आपने आम बात की चर्चा की, तो उसमें पैरों को आराम देना चाहिए या फिर एक्सरसाइज करना चाहिए? इस तरह की किस तरह के एहतियात हैं वो हमारे श्रोताओं को बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गठिया रोगों में खाने में आपको नॉर्मल सब खाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे सोच होती है कि हम खट्टा खाए, हम ये खाए, हम बैंगन खाए, ऐसे काफी ज्यादा सोच में होता है कि हम ये बंद कर दे और आधे से ज्यादा चीजें बंद की जाती है। हमारे शरीर को हर घटक प्रॉपर उसके प्रोपोर्शन में खाना शरीर को बहुत जरूरी है। जब भी हम खट्टी चीजें से नींबू होते बंद कर दे तो उसमें तो विटामिन सी होता है जो हमारे रोग प्रतिकार शक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप वो बंद कर दे तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति और खराब हो जाएगी। तो ये सब चीजें खाना बहुत जरूरी है। खाली एक प्रकार की गठिया रोग होती है, गाउट की बीमारी, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है शरीर में। सिर्फ उस प्रकार की गठिया रोग में हम कुछ चीजें जैसे रेड मीट है, फिर अल्कोहल है, फिर सी फूड है, मच्छी वगैरह चीजें हैं, वो चीजें खाने के लिए मना करते हैं। लेकिन इन जनरल सब गठिया रोग में सब खाना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि जब भी जोड़ों में सूजन होती है उस टाइम पे जोड़ों को आराम देना। आराम देने का मतलब बेड पे लेटे रहना या बेड रेस्ट लेना नहीं है। आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो घर की होती है वो चालू रखें, लेकिन उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे जॉइंट्स को, उस हिसाब से थोड़ा रेस्ट दे। लेकिन जब भी जॉइंट की स्वेलिंग उतर जाए तो एक्सरसाइज करके जॉइंट के स्नायु में बल पहले जैसा वापस लाना, इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और एक प्रकार का गठिया रोग होता है जो साधारण से यंग मेल्स में, छोटे उम्र के बालकों में, लड़कों में पाया जाता है, उसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। और उसमें एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उनमें पीठ की, कंबर की जो
जोड़ होती है उसमें सूजन आ जाती है। तो अगर एक्सरसाइज नहीं करे तो धीरे धीरे एकदम जकड़ जाती है, इसीलिए उसमें एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी, तो ये जो आपने कहा कि छोटे बच्चों में भी ये बीमारी होती है, तो छोटे बच्चे तो सब कुछ खाते हैं, पूरा अच्छे से पौष्टिक आहार लेते हैं, फूड लेते हैं, तो क्या वजह है कि आजकल ये बीमारी बच्चों में ज्यादा पाई जा रही है? क्या किसी खास विटामिन के कमी के कारण? तो वो कौन सी विटामिन हैं जिसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाए? एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये जो बीमारी पर्टिकुलरली है जेनेटिक बीमारी है जी। ये फैमिली में चलती है, पुश्तों में चलती है, और इसमें एक जीन होता है HLA-B27 जीन जो फैमिली में चलता है, और ये जीन तो आप कुछ भी करे तो उसको मिटा नहीं सकते क्योंकि ये आनुवंशिकता है, तो इसीलिए वो बच्चों में पाई जाती है जल्दी की उम्र में, 10 से 20 साल की उम्र में ये पाई जाती है जी। इसके अलावा विटामिन डी की कमी, ये आप धूप में ज्यादा नहीं जाए तो विटामिन डी की, क्योंकि विटामिन डी का सोर्स एक ही है, सनलाइट, धूप से अपने को मिलती है, और वो भी सुबह 10 के 2 बजे के बीच की जो धूप होती है, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं, शरीर बढ़ रहा है, तो उनको विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए ये डेफिशिएंसी बच्चों में ज्यादा पाई जाती है जी। अब डॉक्टर आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाएं? एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां, बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है। आज हम एक अलग किस्म की बीमारी की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे श्रोता बहुत कम सजग रहते हैं, उन्हें जानकारी भी कम मिलती है, शॉग्रेन्स। उसकी थोड़ी सी हम और चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये जो लक्षण आपने बताए, उस लक्षण के बावजूद लोग अपने तय इलाज ढूंढते हैं। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। हमें ये जानना है कि शॉग्रेन्स का मरीज सामान्य गतिविधि में लिप्त रहता है, सामान्य दिनचर्या होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसे पीड़ित रहता है, तो सामाजिक और मानसिक रूप से उसे किस तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है, ये भी बताइए। हमें लगता है कि आंख में सूखापन और मुंह में सूखापन काफी साधारण सा लक्षण है, लेकिन जब भी वो मरीज उस
लक्षण से गुजरता है तो उसे ही मालूम है कि छोटी छोटी चीजों के लिए उसको कितनी तकलीफ होती है। जैसे खाना पीना एक काफी अपनी रूटीन चीज है, लेकिन ये मरीजों को जब भी खाना होता है वो निगल ही नहीं पाते हैं, उसको चबा भी नहीं पाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है और लिक्विड फॉर्म में खाना खाना पड़ता है, जो काफी उनको फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि ये मैं क्या खाना खा रहा हूँ, क्या खा रही हूँ, और वो उसका आस्वाद नहीं ले पाते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि आंख में जब भी ड्राइनेस आ जाती है तो इतनी इरिटेशन होती है आंख में, और कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो आंख लाल लाल होने लगती है और उनको दिक्कत बहुत आती है। और जब भी ये अल्सर होने लगता है तो वो इतना पेनफुल होता है आंख में। कभी कभी अल्सर अगर आपके आंख के काले हिस्से में आ जाए तो दिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वो उसकी इलाज नहीं करे टाइम पे तो वो परमानेंट स्कार भी छोड़ सकती है, परमानेंट आपके दृष्टि पे भी असर कर सकती है। ये काफी साधारण लक्षण लगने के बावजूद एक स्टेज के बाद बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। जब ये डे टू डे लाइफ में उनको काफी दिन तक होने लगता है तभी वो काफी उसके साथ डिप्रेशन आने लगती है। तो इसलिए बहुत जल्द ही जैसे ही पता चले लापरवाही न की जाए और इलाज किया जाए। कभी कभी शोगरेन के पेशेंट्स में पैरों में कुछ प्रकार के लाल लाल कलर के दाने आने लगते हैं, पैरों में सूजन आ सकती है जब भी वो काफी देर खड़े होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप स्टॉकिंग सॉक्स पहने, पैरों में मोजे पहने कुछ प्रकार के। जब भी काफी देर आप बैठे हुए हैं तो पैर ऊपर कुर्सी पे या स्टूल पे रखे, ऐसे एडवाइस करते हैं जी। और इस बीमारी में भयंकर पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, दर्द होता है जॉइंट्स पे। और मेरा अपनी ओर से ये कहना है कि इस बीमारी के बारे में चर्चा हो रही है, लोगों को जानकारी कम है। तो कई बार क्या होता है, हम सेहतनामा कार्यक्रम सुनते हुए हमारे बहुत सारे श्रोता ये सोचने लगते हैं, अरे ये लक्षण तो मेरे पास भी है। सारी बीमारियों के लक्षण खुद में नजर आते हैं। इस तरह से सोचने से और आप नेगेटिविटी से घिर करके और बीमार हो जाएंगे। बेहतर तरीका ये है कि आप डॉक्टर की शरण में जाएं। और अब हम गीत की शरण में चलते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं? ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, चोरी चोरी फिल्म का गाना, मन्ना डे की आवाज। सुनते हैं ये गाना। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। इठलाती हवा नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। ये रात भी
से जो हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। गाने से पहले हम शॉगरिन्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर मनोवैज्ञानिक असर भी मरीज पर पड़ता है। इस बीमारी के दौरान मेरी जहां तक जानकारी है कि डॉक्टर्स स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट भी देते हैं, तो इसका दुष्परिणाम भी होता होगा। तो किस तरह से दुष्परिणाम होता है? क्या मानसिक और शारीरिक रूप से मरीज परेशान हो सकता है स्टेरॉइड के दौरान? ये सब जो बीमारियां होती है, गठिया की बीमारी, जैसे मैंने बताया कि अपनी रोग प्रतिकार शक्ति जब खुद के खिलाफ काम करने लगे तो ये बीमारियां होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो ज्यादा काम कर रही है। जो उसको बाकी कीटाणु या वायरसेस इनके खिलाफ काम करनी है तो उसकी ज्यादा वो ओवर पावर होने लगती है और अपने शरीर के खिलाफ काम करने लगती है। तो उसको लेवल में लाने के लिए सब दवाइयां देनी पड़ती है। इसीलिए ये दवाइयों को इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब जो ज्यादा काम करने वाली आपकी रोग प्रतिकार शक्ति है उसको सप्रेस करके उसको नॉर्मल लेवल में लाना है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट दवाई है वो स्टेरॉइड की दवाई है, क्योंकि जो बाकी की दवाइयां हैं वो धीरे धीरे काम करती है, उनको 2 से 3 महीना भी लग सकता है काम करने में। तो स्टेरॉइड एक ही गोली है जो तुरंत काम करने लगती है। लेकिन स्टेरॉइड की गोली उसके साइड इफेक्ट की वजह से बदनाम नहीं हुई है, क्योंकि ये दवाई पेशेंट बिना समझे खुद से लेने लगते हैं और जब भी उनको जोड़ों में तकलीफ होने लगती है वो खुद से शुरुआत करते हैं या फिर सालों साल बिना डॉक्टर की सलाह से लेते रहते हैं, तो उनकी साइड इफेक्ट आती है। जब भी आप डॉक्टर के सलाह के साथ उसको सही मात्रा में सही ड्यूरेशन के लिए आप लेते हो तभी वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करती है। कभी कभी स्टेरॉइड की दवा की वजह से चेहरे पे थोड़ी सी सूजन आती है, चेहरों पे मुहासे आ सकते हैं, ऐसे कुछ एकदम ही माइनर लक्षण साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही डोज कम करते हैं वो सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है जी। लेकिन जब भी वो पेशेंट खुद अपने आप लेने लगता है और लंबे समय तक लेने लगता है तभी उसके साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे डायबिटीज, शुगर बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हड्डियां कमजोर होना, हड्डियां इजीली टूट जाना, हार्ट पे भी उसका असर हो सकता है, आंख में मोती बिंदु हो सकता है। तो इसीलिए मेरी सलाह ये है कि जब भी स्टेरॉइड की दवा आप लेते हो और डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं कि इसको इसी मात्रा में इसी टाइम के लिए लीजिए, तो उसको अपने आप से बदल नहीं करिए और डॉक्टर से सलाह से ही ले जी। बाकी सब जो दवाइयां होती है इम्यूनोसप्रेसेंट, काफी नाम है उसके, वो भी काफी सेफ दवाइयां है और उसके बावजूद आपके डॉक्टर 2-3 महीने में कुछ ब्लड टेस्ट करके सब कुछ चेक में रखते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराइए, क्योंकि ये अंडर सुपरविजन या डॉक्टर के सलाह से ही आप ले रहे हो, खुद से नहीं ले रहे हो। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मरीज को क्या करना चाहिए? किस तरह से खान पान रखना चाहिए या फिर और कोई ऐसी दवा है जिससे बढ़ सकती है? जैसे मैंने बताया कि अपनी रोग प्रतिकार शक्ति हम कितना नेचुरल, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो अपना रोज का खाना है वो अपने डेली रूटीन में होना ही चाहिए। जंक फूड नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर वॉकिंग करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। काफी बार ये रोग, क्योंकि ये लंबे समय चलते हैं, ये पेशेंट काफी डिप्रेस्ड होते हैं या काफी गलत ख्याल उनके दिमाग में आता है कि ये मुझे क्यों हो रहा है, मुझे नहीं जीना है, ऐसे भी पेशेंट बोलते हैं जी। तो ये डिप्रेशन को फाइट करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम उनको रेकमेंड करते हैं या प्राणायाम हम उनको रेकमेंड करते हैं। और उसके अलावा जोड़ों के कुछ एक्सरसाइजेस है जो हम उनको फिजियोथेरेपिस्ट से सीखने को एडवाइस करते हैं और रेगुलर करने के लिए बोलते हैं जी। अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की
छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। डॉक्टर ये बताइए हमें कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आपने शुरुआत में बताया, जानकारी दी, और ये जो सामान्य आर्थराइटिस होता है तो इससे किस तरह से भिन्न है, कैसे ये मरीज जाने कि उन्हें रेमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है? जैसे मैंने बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादातर महिलाओं में होता है 20 से 40 की उम्र में। तो जब भी ये उम्र की महिलाओं को जोड़ों में दर्द होने लगता है, वो ऐसा नहीं सोचते कि मुझे कोई गठिया की बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उनको लगता है मैं ज्यादा काम कर रही हूँ, ज्यादा मुझ पे प्रेशर है, स्ट्रेस है, उसके वजह से, या मैं काम पे जा रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ, उसके वजह से स्ट्रेस होके जॉइंट में दर्द हो रहा है। तो इसीलिए लक्षण काफी बार सीरियसली नहीं लिया जाता है। लेकिन जब जोड़ों में सूजन आके सुबह उठते वक्त जकड़न हो जाए, अकड़न हो जाए जोड़ों में,
तभी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है और तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। जी, तो इसका इलाज अगर करना है तो कई बार जब ऑपरेशन की नौबत आती है तो किन स्टेज पर पहुंचने पर ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की ये जाती है? बहुत अहम सवाल है क्योंकि काफी बार पेशेंट मेरे पास वो ही पूछने के लिए आते हैं कि जी। मुझे ऑपरेशन की सलाह दी है तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना हाँ। चाहिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जोड़ खराब होके उसमें उसकी शेप में या उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, जैसे घुटना मुड़ गया है या बेंड हो गया है, जी। उंगलियां बेंड हो गई है, हिप्स में जांघों के जोड़ में इतनी सूजन या दर्द आ गई कि पेशेंट चल नहीं पा रहा जी। है। जब भी आप आपकी रूटीन डे टू डे एक्टिविटी जोड़ खराब होने के कारण नहीं कर पा रहे हो, जैसे जी। अपना खाना खुद बनाना, अपना नहाना धोना खुद करना, ऐसी जब भी स्टेज आने लगती है, 5 मिनट भी आप चल नहीं पाते हो, तो ये स्टेज में रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह से आप सर्जरी का डिसीजन ले सकते हो। कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि अभी आपको सर्जरी करानी चाहिए, आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे डे टू डे एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है तो मुझे अभी ऑपरेशन की जरूरत है। तो ये बड़ी जरूरी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। और हमने कई बार सुना है लोगों को कि अरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा था तो हमने फला फला इंजेक्शन लिया जो बड़ा पेनफुल था, बहुत तकलीफ हुई। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन सा इंजेक्शन होता है, कब किन स्टेज में लिया जाता है? 2 अलग इंजेक्शंस होते हैं। एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब भी घुटने में या कोई भी जोड़ में सूजन आती है जी। और वो जो गोलियों से कंट्रोल नहीं हो पाती है, तभी जोड़ में या घुटने में जो एक्सेस पानी भरा होता है, अभी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सूजन मतलब अंदर से पानी ज्यादा भरा होता है, जी। तो ये पानी निकालते हैं और उनमें हम जो गोली के द्वारा दवाई लेते हैं वो दवाई हम जोड़ में देते हैं। जी। सिंपल सा प्रोसीजर होता है, उसमें कोई भी रिस्क या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। जी। काफी बार लोग डर जाते हैं कि पानी निकालेंगे तो बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। जी। वैसा नहीं होता है क्योंकि ये पानी ज्यादा भरा होता है और वो जोड़ के लिए अच्छा नहीं होता है। जी। जी। नॉर्मल में हमारे जोड़ों में 5 से 10 ml मिली पानी होता है जो जोड़ों को लुब्रिकेशन देता है और अपनी नॉर्मल जी। जॉइंट की मूवमेंट देता है। लेकिन ये ज्यादा भरने की वजह से तकलीफ होती है तो वो ज्यादा पानी निकाल के जोड़ में इंजेक्शन दिया जाता जी। है। दूसरे प्रकार की एक बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात, जो 50 साल की उम्र के बाद जनरली घुटने में होती है। तो उसके टाइम जो घुटने में हमारा नॉर्मल पानी होता है वो कम होता है, तो उसके वजह से घुटने में या जॉइंट में लुब्रिकेशन कम होने की वजह से दर्द होता है। तो ये आर्टिफिशियल जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होते हैं जिसको हाइलुरोनिडेज ऐसा बोलते हैं, वो आर्टिफिशियली दिया जाता है जोड़ के अंदर और वो काफी फायदा देता है। अभी जो नया 4th जनरेशन हाइलुरोनिडेज आया है वो काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा पेन में रिलीफ रहता है और 1 साल तक उसका असर चलता है। तो अगर कोई पेशेंट रुका हुआ है कि उसको सर्जरी नहीं करनी है या फिर दवाई से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये इंजेक्शन देने से बहुत फायदा होता है। तो ये बड़ी अहम जानकारी दी आपने। अब हमें ये बताइए कि जो गठिया के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी है, हमने सुना है कि कई बार लोगों को सिर्फ घुटने में तकलीफ होती है, घुटने में भी नहीं, घुटने के आसपास की मांसपेशियों में तकलीफ होती है और बाकी पूरे शरीर में वो नॉर्मल रहते हैं, खाली उन्हें चलने में दिक्कत होती है। क्या इसी गठिया के अंतर्गत आता है या कोई और बीमारी है वो? जी, अगर आप बोल रहे हैं कि ज्यादा उम्र के बाद मतलब 50 साल की उम्र के बाद घुटने में तकलीफ हो रही है और दर्द हो रहा है और खाली घुटने में ही हो रही है तो वो संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस की लक्षण हो सकती है। जनरली वो 50 या 60 साल की उम्र के बाद देखा जाता है और ऐसा सोचा जाता है कि ये क्या उम्र के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो इसको क्यों ट्रीटमेंट ले, क्योंकि ये उम्र बढ़ रही है। जी। ऐसा नहीं होता है, अगर आप सही समय पे उसकी ट्रीटमेंट करें तो वो भी कंट्रोल में ला सकते हैं। जी। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये संधिवात में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका वजन कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आपके वजन से 7 गुना वजन घुटने में पड़ता है। जी। तो अगर आप 10 किलो एक्स्ट्रा है आपके हाइट के हिसाब से तो उसका 7 गुना मतलब 70 किलो वजन ज्यादा हर एक्टिविटी में, आप खड़े रह रहे हो, हर कदम चल रहे हो तो वो पड़ रहा है तो घुटना और घिसता जाएगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस हम ये देते हैं कि वजन कंट्रोल में रहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम बोलते हैं कि नीचे नहीं बैठे या पलाठी मार के नहीं बैठे क्योंकि घुटना और घिसते जाता है। और तीसरा कुछ प्रकार की दवाइयां देते हैं जो घुटने के लिए लुब्रिकेटिंग दवाइयां होती है। बीमारी कंट्रोल के लिए तो दवाइयां होती है, लेकिन जोड़ों में सूजन आने की वजह से आजू बाजू के जो स्नायु होते हैं वो काफी कमजोर हो जाते हैं और उसके वजह से अगर दवाइयों से जोड़ों की सूजन भी मिट जाए, दर्द भी कम हो जाए तो भी स्नायु कमजोर होने की वजह से मरीज जो है वो
डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाता, जैसे सीढ़ियां ऊपर नीचे करने में बहुत कमजोरी घुटने में महसूस होती है, या नॉर्मल एक्टिविटी करने में ऊपर से कोई चीज भी निकालनी है तो कंधों में, एल्बोज में, जॉइंट्स में बहुत दिक्कत होने लगती है। इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि आप कुछ प्रकार के एक्सरसाइजेस है, कसरत है, जो आप सीखिए फिजियोथेरेपिस्ट से और रेगुलर करते रहिए, ताकि मसल्स में, स्नायु में ताकत पहले से आ जाए और पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी करने लगे। इसलिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। और अब आगे बढ़ने से पहले बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं श्रोताओं को? अजीब दास्तां है ये। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आज हम ऐसी जानकारी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं जिसके बारे में अमूमन लोग सजग नहीं रहते हैं। तो गठिया, संधिवात और खास तौर से रूमेटोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए, किन स्थितियों में जाना चाहिए, ये सब जानकारी हम दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत एक और बीमारी आती है, वो है SLE,
ल्यूपस कौन सी बीमारी है और इसके लक्षण क्या हैं? एसएलई मतलब सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटोसिस, उसको शॉर्ट में लूपस जैसे आपने बताया। ये बीमारी भी कम उम्र के महिलाओं में पाई जाती है। 10 से 40 की उम्र में ये देखी जाती है। और इस बीमारी का लक्षण ये है कि धूप में जब जाए तो चेहरे पे, गालों पे लाल रंग की रैशेज आने लगती है, दाने आने लगते हैं। उसके अलावा बाल झड़ने लगते हैं। ये मरीज बोलते हैं कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो तकिया पे इतने सारे बाल गिरे हुए होते हैं, इतने बाल झड़ते हैं। मुंह में काफी छाले आ सकते हैं, जोड़ों में सूजन भी आ सकती है। लेकिन ये बीमारी थोड़ी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अलग इसलिए है क्योंकि ये किडनी पे असर करती है। तो अगर ये चीज क्योंकि किडनी पे असर करेगी तो बाहर से तो नजर नहीं आएगा। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, यूरिन की या ब्लड की टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक किडनी पे उसका असर हमें पता नहीं चलेगा। काफी बार लूपस बीमारी डायग्नोज हो जाती है, निदान हो जाती है, लेकिन उसका किडनी पे असर पता नहीं चलता है जब तक आप टेस्ट नहीं करो। तो किडनी पे अगर ये असर करने लगे तो किडनी में से प्रोटीन चला जाता है, और प्रोटीन चला जाने की वजह से किडनी कमजोर होने लगती है, काम कम करने लगती है। तो ये प्रोटीन चले जाना अच्छा लक्षण नहीं है। तो ये तुरंत पकड़ में आके अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो किडनी फेल भी हो सकती है। इसीलिए ये बीमारी थोड़ी अलग है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, बिकॉज अगर किडनी फेल जो हो जाए तो आपको पता है कि उसको मेंटेन करने के लिए डायलिसिस वगैरह वो स्टेज पे चली जाएगी जी। इसीलिए लूपस बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सादी सिंपल ब्लड टेस्ट है और यूरिन टेस्ट से ये पकड़ में आ जाती है जी। और इसकी ट्रीटमेंट भी काफी सिंपल है जी जी। तो अगर आप रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल, आसान है। कुछ प्रकार के टैबलेट्स, इंजेक्शंस है। ये बीमारी ब्रेन पे भी इफेक्ट कर सकती है, तो आंखड़ी आना ये भी लक्षण इसमें पाया जा सकता है। और क्योंकि ये कम उम्र में आती है तो ये महिलाओं में ऑलरेडी इधर उनकी शादी जस्ट हुई होती है या फिर शादी होके 1-2 साल हुए रहते हैं, बच्चे नहीं हुए होते हैं, तो काफी उनको दिक्कत आती है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसकी ट्रीटमेंट करें जी। तो आपने बताया इस बीमारी के बारे में, और स्त्रियों में ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है, और स्त्रियों में ही एक दौर होता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, गर्भावस्था। गर्भावस्था में ये जो बीमारियां हैं किस तरह से प्रभावित करती हैं महिलाओं को? गर्भावस्था में इसकी ट्रीटमेंट जारी रखना बहुत जरूरी है जी। और बहुत ज्यादा डर होता है उनको कि ये दवाइयों से मेरे आने वाले बच्चे पे कोई आड़ असर या गलत असर हो जाए तो बहुत दिक्कत होगी। महिलाओं को ऐसा सलाह देते हैं कि जब भी आप बच्चा प्लान करें तभी हमारे पास आइए, हमें बताइए, तो ऐसी दवाई हम जारी रखेंगे जो आपके लिए गर्भावस्था में और होने वाले बच्चे के लिए काफी सेफ है। लेकिन वो दवाई कंटिन्यू करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बीमारी बढ़ जाए तो गर्भावस्था में वो बच्चे पे असर कर सकती है। तो बीमारी कंट्रोल करना गर्भावस्था में बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसको दवाई कंटिन्यू करने बोलते हैं जी। तो ये भी बात जरूरी है जानना कि गर्भावस्था के दौरान अगर ये बीमारी है तो आप डॉक्टर की शरण में रहें, अपने आप से कोई ट्रीटमेंट ना करें। और क्या बच्चों में भी ये रोग पाया जाता है? कई बच्चों को हमने देखा है कि खेल के आने के बाद वो अपनी तकलीफ बताते हैं कि हमें घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, और वो काफी परेशान होते हैं, रोने लगते हैं। तो वो क्या उन्हें भी संधिवात जैसी कोई बीमारी होती है? कौन सा वाला गठिया होता है उन्हें? देखिए, गठिया रोग को निदान करने के लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि जोड़ में सूजन होनी चाहिए। अगर बच्चे बोल रहे हैं कि मैं वैसे ठीक हूँ, लेकिन खेल कूद करने के बाद रात को काफी माताएं बताती है कि बच्चा बोल रहा है मेरा पैर दबा दो, बहुत दुख रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जनरली विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के वजह से, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, उसको जरूरत ज्यादा है और वो खेल कूद भी कर रहा है, तो उसको कैल्शियम, विटामिन डी की जरूरत ज्यादा होती है। जैसे मैंने बताया, आजकल के बच्चे या हम भी, बड़े लोग भी धूप में इतना निकलते नहीं है और बंद रूम में, एसी रूम में बैठना पसंद करते हैं, तो विटामिन डी की कमी होती है। तो सबसे पहले विटामिन डी, कैल्शियम देना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे सुबह उठने को नहीं हो रहा है, मैं स्कूल जाने के लिए उठ ही नहीं पा रहा हूँ, वो लक्षण, क्योंकि आराम करने के बाद कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो दर्द हो रहा है वो कम होना चाहिए। लेकिन सुबह उठने के बाद, रात की नींद पूरी करके सुबह उठने के टाइम दिक्कत हो रही है, अकड़न जैसी हो रही है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, ब्रश करने के लिए बाथरूम तक जा भी नहीं पा रहा हूँ, ये जब भी लक्षण है तो वो गठिया की लक्षण हो सकती है। और 16 साल की उम्र के नीचे जो गठिया होता है उसको JIA ऐसा बोलते हैं, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसी प्रकार से। तो इसका अगर सही टाइम में इलाज करे तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है और बड़ी उम्र में उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी
बड़ी अहम जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है और अब हम घड़ी की ओर हमारा ध्यान जा रहा है, तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम पर विराम लगाते हैं। चलने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि दोस्तों, रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति नागनूर मेहता से ये थी बातचीत संधिवात से जुड़ी बीमारियां और उपचार के बारे में। ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। लिखिएगा पत्र और पत्रों का इंतजार रहेगा। डॉक्टर प्रीति, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और चलने से पहले आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेहतनामा।